हाय। आओ शुरू करते हैं आज की क्लास को। मैं अभी YouTube पे घूम रहा था और एक इंस्टाग्राम रील देख रहा था। तो इस इंस्टाग्राम रील में एक बहुत जबरदस्त बात कही गई थी। मुझे लगता है आज की क्लास को हम लोगों को ये कहते हुए ही शुरू करना चाहिए। स्टेटमेंट ये था कि सबका वक्त आता है और वक्त आता है तो सब कुछ आता है। और जब सबको सब कुछ आता है तो आदमी बहुत अच्छा करने लगता है। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसके पास ज्ञान नहीं हो, जिसके पास पता नहीं हो कि क्या सही है क्या गलत है। ऐसा कोई नहीं है जिसको ये पता नहीं हो कि हमें क्या करने से बहुत प्रगति मिलेगी। हर आदमी को लगभग सारी बातें पता है, लेकिन बस एक ही चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है टाइमिंग। अगर टाइमिंग आपका अच्छा है, आप टाइमिंग के साथ चल रहे हैं, समय आपका साथ दे रहा है, तो आप बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। और अगर समय आपका साथ नहीं दे रहा है तो बहुत संभावना है कि आप सब कुछ करते हुए भी, बहुत नॉलेजवान होते हुए भी, बहुत एफर्ट डालते हुए भी आप बहुत कुछ ना कर पाए। तो चलिए समय के साथ और समय को पकड़ते हुए हम लोग चलते हैं। अगर मैं रिकॉल करूं कि हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, तो हम लोगों ने देखा था कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और हम लोगों ने पढ़ा था कि ऐसा कोई भी केमिकल चेंज को केमिस्ट्री की लैंग्वेज में केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तुमको एकदम सिंपल सी बात कहूं अगर मैं, कि अगर तुमने अपने घर में गए, अगर घर के किचन में घुसे और किचन में तुमने दूध उठाया, दूध के अंदर तुमने शुगर ऐड करा, शुगर के साथ साथ तुमने टी लीव्स ऐड करी, टी लीव्स ऐड करी, तो इन तीनों को मिलाने के बाद जब तुमने उस पूरे चीज को, इस पूरे सॉल्यूशन को जब तुमने गर्म किया और गर्म करने के बाद तुम्हें एक प्रोडक्ट मिला जिसका नाम है चाय, तो ये क्या है? अपने आप में एक केमिकल रिएक्शन है जो किसके किसके बीच में हो रहा है? दूध के बीच में हो रहा है, चीनी के बीच में हो रहा है, चाय पत्ती के बीच में हो रहा है, और एज प्रोडक्ट तुम्हें क्या मिल रहा है? चाय मिल रही है। अगर मैं इसमें और एक्यूरेट हो जाऊं तो मैं ये भी कह सकता हूं कि चाय के साथ साथ पानी भी मिल रहा है, लेकिन वेपर फॉर्म में। किस फॉर्म में? वेपर फॉर्म में। तो अगर मैं इसी केमिकल चेंज को केमिस्ट्री के जरिए से देखूं तो ये क्या है? एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। क्या है? केमिकल रिएक्शन है। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने यहां तक की बात पढ़ने के साथ साथ हम लोगों ने ये बात भी पढ़ी थी कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसकी कोई एविडेंसेज होती है। एविडेंसेस का मतलब कुछ पहचान होता है जिससे हमें ये पता चलता है कि ये केमिकल रिएक्शन या ये एक केमिकल चेंज एक केमिकल रिएक्शन का हिस्सा है। जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे पहले अगर कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो इवोल्यूशन ऑफ गैसेस होगा। अलग अलग समय में अलग अलग केमिकल रिएक्शन के टर्म में अलग अलग गैसेस निकलती हैं। कभी हाइड्रोजन गैस निकलता है, कभी ऑक्सीजन निकलता है, कभी क्लोरीन निकलता है। तो ये अलग अलग गैसेस का इवोल्यूशन एविडेंस होता है कि वो एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, वो एक केमिकल रिएक्शन का पार्ट होता है। अगेन मूविंग अहेड, इवोल्यूशन ऑफ गैस के साथ साथ हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि भैया चेंज होता है किसमें? चेंज होता है इन स्टेट। स्टेट का मतलब हो सकता है कि जो तुम्हारा सबस्टांस है वो शुरुआत में लिक्विड है या सॉलिड है या गैस है, और फिर वो केमिकल रिएक्शन के बाद किसी और स्टेट में ऑब्टेन हो रहा है। क्लास 9th में तुम लोगों ने एक रिएक्शन पढ़ा होगा जिसका नाम है सब्लिमेशन। याद आ रही है क्या कुछ? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के अंदर हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों के घर में, पूजा के घर में जो कपूर रखा होता है, अगर हम उस कपूर को गर्म करें या जलाना शुरू करें तो कपूर तो पहले सॉलिड होता है, लेकिन गर्म होने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या है? सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होना एग्जाम्पल है चेंज ऑफ स्टेट का। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही बात? और चेंज ऑफ स्टेट ही नहीं होता है, कभी कभी तो चेंज ऑफ स्टेट के साथ साथ चेंज इन टेम्परेचर भी होता है। हमने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था।
अगर मैं एग्जाम्पल को रिपीट भी कर दूं तो सिंपल सी बात है, अगर तुम अपने स्कूल के केमिस्ट्री लैब में जाओ, एक बड़ा सा मैग्नीशियम रिबन उठाओ और उसे गर्म करो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो वो जलना शुरू कर देता है और जल के एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। प्यारे बच्चों, मैग्नीशियम की जो रिबन होती है ये तो ठंडी होती है, लेकिन जब हम इसको गर्म कर रहे हैं, ऑक्सीजन का कांटेक्ट हो रहा है इसके साथ, तो ये गर्म होकर जलने लग रही है। क्या टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा होगा जब ये जल रही होगी तो? हाँ या ना? तुम सिंपल सी बात बताओ, अगर हम सोडियम को पानी में डाल दें तो एक भयानक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है कि नहीं? यूट्यूब पे सैकड़ों वीडियो तुमने देखा होगा, जो बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, पानी के बर्तन में सोडियम का मेटल डाल देते हैं, पोटेशियम मेटल डाल देते हैं। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि उस कंडीशन पे, उस रिएक्शन के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो रही होगी? तो केमिकल रिएक्शन के पहला एविडेंस हमने देखा कि गैस निकल रहा है, स्टेट में परिवर्तन हो रहा है, टेम्परेचर में परिवर्तन हो रहा है, कलर में परिवर्तन होता है। आप लोगों के एनसीईआरटी में एक एग्जांपल है लेड और पोटेशियम आयोडाइड, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड वाला। जब हम इसे गर्म करते हैं तो एक सूटी या फिर यूं कह सकते हो एलोइस कलर की एक फ्लेम प्रोड्यूस होती है। तो कहीं ना कहीं कलर में भी परिवर्तन हो रहा है। आप लोग उतना दिमाग न लगाओ, लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड को मारो गोली। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूं। अगर मैं एक सॉल्यूशन लूं जिसका नाम है कॉपर सल्फेट, ब्लू कलर की सॉल्यूशन होती है, लगभग सारे बच्चों को यह बात पता है। अगर मैं इस कॉपर सल्फेट में एक लोहा डाल दूं, जो कि आगे हम लोगों को पढ़ना भी है, तो एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा जिसका नाम है फेरस सल्फेट। सिंपल सी बात देखो, ये कॉपर सल्फेट कैसा है? ब्लू है। लेकिन जब हम उसमें लोहा डाल दिए तो लोहा डालते ही थोड़े समय के बाद इसका रंग कैसा हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं कलर में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और ये कलर में परिवर्तन हमें क्या बता रहा है कि बेटा यहां कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। समझ आ रही बात की नहीं? तो पहले हम लोगों ने समझा इवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा हम लोगों ने समझा स्टेट में परिवर्तन, टेम्परेचर में परिवर्तन, कलर में परिवर्तन, और आखिरी जो हम लोगों ने चीज पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि प्रेसिपिटेट होता क्या है, प्रेसिपिटेट बनता क्या है। देखो, मतलब मैं ऐसा समझा रहा हूं कि अगर कोई भी दो लिक्विड हम लें और उन दो लिक्विड्स को आपस में मिक्स करें तो एक ऐसा फ्लूइड प्रोड्यूस हो जो इनसॉल्युबल हो पानी के अंदर, जो पानी में डिसॉल्व नहीं होती हो, जो थोड़ी थिक हो। समझ आ रही बात ना? एक ऐसा सब्सटेंस जो इनसॉल्युबल हो पानी के अंदर, एक ऐसा सब्सटेंस जो थोड़ा थिक हो, और एक ऐसा सब्सटेंस जो तब प्रोड्यूस होता हो जब हम उसे दो सॉलिड्स को मिक्स करने पर, या दो सॉल्यूशंस को मिक्स करने पर, या दो लिक्विड्स को मिक्स करने पर ऑब्टेन करते हैं। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? मैंने इसका एक एग्जांपल भी बहुत फेमस सा दिया था, और वो एग्जांपल ये था कि अगर आप किसी केमिस्ट्री लैब में जाएं और वहां जाके आप एक सॉल्यूशन उठाएं जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इस सोडियम हाइड्रोक्साइड में अगर आप कॉपर सल्फेट ऐड कर दें तो एक प्रोडक्ट निकलेगा जिसका नाम है सोडियम सल्फेट। ये सोडियम सल्फेट जो है ना, एक वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। अगर मैं, मतलब प्रॉमिस तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर मेरे को मौका लगा ना तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर सल्फेट को जब हम मिक्स करते हैं तो एक कैसा सब्सटेंस फॉर्म होता है, और वह व्हाइट प्रेसिपिटेट कैसी होती है, ये मैं जरूर दिखाऊंगा आप लोगों को। हाँ, चलो, पक्का प्रॉमिस रहेगा। हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा समर वेकेशन निकल जाने दो। तुम लोगों को पता ही है कि कंजूसी ऑन पीक रहती है मेरे, तो मैं अपने स्कूल, मतलब संस्था से मैं कोशिश करूंगा कि वहां पे रिएक्टेंट्स को अवेलेबल करके और मैं ये एक्सपेरिमेंट करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने जितना चीजें पढ़ा वो सारा हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा हुआ है। अभी हम लोगों ने रिकॉल करा उन सारी चीजों को। अब हम लोग थोड़ा आगे की तरफ बढ़ेंगे और अब से हम शुरू करेंगे आज का नया टॉपिक। हम लोगों का आज का टॉपिक होने वाला है केमिकल इक्वेशन। क्या होने वाला है? केमिकल इक्वेशन।
प्यारे बच्चों, केमिकल इक्वेशन समझने के लिए सबसे सिंपल सी बात समझो कि अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन को, किसी भी केमिकल चेंज को अगर हम शॉर्ट हैंड तरीके से, शॉर्ट हैंड फॉर्मूला या सिंबल से रिप्रेजेंट करें, सिंबल से रिप्रेजेंट करें कोई भी केमिकल रिएक्शन, एनी केमिकल रिएक्शन which is represented by shorthand formula या shorthand symbol is known as chemical equation। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों के सामने एक एग्जांपल रखा था कि अगर मैं दूध ले लूं, इस दूध में मैं शुगर ऐड कर दूं, शुगर के साथ साथ टी लीव्स ऐड कर दूं और इसे गर्म करूं। अच्छा, ये जो मैं ट्रायंगल बना रहा हूं, आपको पता है क्या होता है ट्रायंगल? इसको हम लोग कहते हैं डेल्टा। क्या कहते हैं? डेल्टा। अच्छा, डेल्टा का मतलब होता है कि अगर किसी चीज को कंटिन्यूअसली गर्म करा जाए, कंटिन्यूअसली मतलब हम चूल्हे पे चढ़ाए हैं, फ्लेम कम नहीं कर रहे, फ्लेम कंटिन्यूअसली हम उसे गर्म किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा जा रहा है, बढ़ा जा रहा है, बढ़ा जा रहा है, हम उससे डेल से रिप्रेजेंट करते हैं या डेल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों बात एक ही है, हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब हम दूध, चीनी और टी लीव्स यानी चाय पत्ती को मिला के जब उसे गर्म करते हैं तो हमें एक प्रोडक्ट मिलता है जिसका नाम है चाय, टी। हाँ या ना? समझ आ रही बात? अगर हम इसी चीज को ऐसे ना लिख के सिंबल के फॉर्म में लिखे, फॉर एग्जांपल कैसे सिंबल के फॉर्म में? हम मिल्क को एम से रिप्रेजेंट कर दें, हम शुगर को एस से रिप्रेजेंट कर दें, हम टी लीव्स को टी से रिप्रेजेंट कर दें और हम चाय को टी से रिप्रेजेंट कर दें या टीई से रिप्रेजेंट कर दें। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में लगा दिया। तो ये जो शॉर्ट हैंड सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है, ये क्या है? इस चाय बनाने का केमिकल इक्वेशन। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? किसी भी केमिकल रिएक्शन को, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं आप लोगों के सामने, एक और एग्जांपल। आप लोगों के एनसीईआरटी का जो सबसे पहला एक्टिविटी है वो यही है कि अगर मैं एक मैग्नीशियम रिबन लूं, और इस मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर हम इसे हीट करें तो ये जलने लगती है और एक प्रोडक्ट फॉर्म करती है जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ रहे हैं कि नहीं? अब इसी बात को तो हम ऐसे भी लिख सकते थे कि व्हेन वी टुक मैग्नीशियम और वी हीट इट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन देन इट कन्वर्ट इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। पूरा लाइन में बोला। क्या ये केमिकल इक्वेशन हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि मैंने इसमें पूरे केमिकल रिएक्शन को स्टेटमेंट में लिख दिया, लेकिन जब मैं उसी केमिकल रिएक्शन को यहां ऐसे लिखा तो ये क्या है? एक केमिकल इक्वेशन बन रहा है। और एक और भी बेहतर केमिकल इक्वेशन कैसे बनेगा? जब हम मैग्नीशियम रिबन को रिप्रेजेंट कर देंगे सिंबल के फॉर्म में, दैट इज मैग्नीशियम। ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर देंगे ऑक्सीजन O2 से, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिप्रेजेंट कर देंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड से। तो यहां पे ये जो हमें सिंबल्स मिल रहे हैं और सिंबल्स के मिलने के बाद जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, ये हमें बता रहा है कि ये क्या है? केमिकल इक्वेशन। समझ आ रही बात कि नहीं? चलो, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक और चीज, जब भी हम कोई केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो हमें इसमें से कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है। पता है क्या क्या? सबसे पहली इंफॉर्मेशन हमें ये मिलती है कि ये एरो लगा होता है। पता है आपको ये एरो का काम क्या होता है? दिस एरो रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अब बोलोगे सर ये कौन सी चीज ला दी है? फिजिक्स में होता है डायरेक्शन, केमिस्ट्री में डायरेक्शन कहां से घुस गया? एकदम सिंपल तरीके से समझो। अगर मैं लिखा हुआ हूं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एंड दिस काइंड ऑफ एरो मार्क एंड नाउ आई गॉट मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका मतलब ये है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके बना रहे हैं क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड।
अगर मैं इसी स्टेटमेंट को कुछ यूं लिख दूं, कैसे? मैं तुम्हारे सामने लिख दूं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है, और इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम तोड़ रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं, तो हमें एक प्रोडक्ट मिल रहा है जिसका नाम है मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। अब बताओ, रिएक्शन का डायरेक्शन बदल गया कि नहीं बदल गया? यहां पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन सेकेंड इक्वेशन में मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब पहले आलू और भिंडी मिलकर सब्जी प्रोड्यूस कर रहा था, अब सब्जी को जब हमने साफ करा, धोया, डिकम्पोज करा, तो हमें क्या मिल गया? आलू और भिंडी। हाँ सही। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहली बात मैंने क्या समझाई कि दिस एरो एक्सप्लेन द डायरेक्शन ऑफ इक्वेशन, द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन इधर हो रहा है या रिएक्शन इधर हो रहा है। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही है बात? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, ये एरो तो हमें समझ आ गया सर कि ये डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बता रहा है। ये एरो के इस साइड में जो बात लिखी हुई है, ये क्या बता रहा है? देखो, ये हमें बताता है अबाउट रिएक्टेंट। किसके बारे में हमें बताता है? रिएक्टेंट के बारे में बताता है। अच्छा, सवाल यह है सर, व्हाट इज रिएक्टेंट? रिएक्टेंट का मतलब होता है ऐसा एलिमेंट या ऐसा कंपाउंड या ऐसा सब्सटेंस जिसको हम केमिकल रिएक्शन के लिए यूज करते हैं, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। छोड़ो केमिस्ट्री, एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूं। मान के चलो आप सब्जी बनाना चाह रहे हो, मान के चलो आप मैगी पकाना चाह रहे हो। क्या पकाना चाह रहे हो? मैगी। अब आपने क्या किया? एक मैगी का पैकेट लाया, मैगी का पैकेट फाड़ा, और जैसे आपने पैकेट फाड़ा उसमें से क्या मिला? व्हाइट रंग का सूखा हुआ मैगी का, समझ आ रहा है, मैगी तुम्हें मिली। साथ में तुम्हें एक पैकेट मिला जिसमें सूखे मसाले रखे हुए हैं। समझ आ रही बात में? अब तुमने क्या किया? एक बड़ा सा कटोरा लिया और कटोरे में तुमने खूब सारा पानी डाला। तुमने मैगी जो ड्राई थी, जो सूखी हुई थी, जो मार्केट में पैकेट से निकली थी, उसको तुमने डाला। तुमने मसाले के पैकेट को फाड़ा, उसे भी डाला। मसाले का मसाला, मैगी इज द रिएक्टेंट। समझ आ रही बात ना? और जब तुमने इसे हीट किया थोड़े समय के बाद, तो अब मैगी सॉफ्ट हो चुकी है, अब एडिबल हो चुकी है, अब उसमें टेस्ट आ चुका है, रंग में चेंज आ चुका है। अब उस मैगी को तुम बॉल से निकाल के प्लेट में डाल के अब तुम खा रहे हो। ये पकी हुई मैगी क्या है? प्रोडक्ट है। एक और एग्जांपल से समझाओ। मान के चलो तुमने दूध लिया, दूध को तुमने गर्म करा और उसमें थोड़ा सा तुमने दही ऐड कर दिया। छोड़ो दही, तुमने थोड़ा सा नींबू ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया? नींबू। जब तुमने दूध में नींबू को ऐड किया तो क्या मिलेगा? दूध फट जाएगा और तुम्हें पनीर मिल जाएगा या छेना मिल जाएगा। इसमें दूध और पनीर क्या थे? रिएक्टेंट थे। क्या थे? क्योंकि इन्होंने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया। और पनीर क्या था तुम्हारा? प्रोडक्ट था। क्या था? प्रोडक्ट था। तो रिएक्टेंट का मतलब होता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, ऑल दोज एलिमेंट हु पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। और ये क्या है? जो एरो के बाद आ रहा है, जो एरो के बाद आ रहा है, हम इसे कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। समझ आ रही बात ना? प्रोडक्ट का मतलब होता है जब किसी केमिकल रिएक्शन से हमें फाइनल सब्सटेंस जो रिसीव होती है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे इस एग्जांपल में देखो, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है? रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा, इस इक्वेशन में देखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्टेंट है और ये क्या है? प्रोडक्ट है। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही बात? बता कौन रहा है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कौन सा होता है? याद रखिएगा, एरो का ये एरो का ये वाला जो साइन होता है, ये वाला जो सिंबल होता है, इसके आगे जो प्रोडक्ट है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं, और ये लाइन के पीछे जो एलिमेंट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। समझ आ रही है बात कि नहीं? मूविंग अहेड, हम अब आगे चलते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, क्लास 9th में हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, मुझे उम्मीद है कि आप लोग वो भूले नहीं होंगे, जिसका नाम है डाल्टन साहब ने
और भी बहुत सारे साइंटिस्टों ने ये बात प्रूव करा था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ रिएक्टेंट is equal to the number of प्रोडक्ट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जितने रिएक्टेंट हैं वो प्रोडक्ट के बराबर होंगे। जैसे एक सिंपल सी बात समझो, मेरी बात को समझो। अगर मैं किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर कार्बन ले रहा हूं, ऑक्सीजन ले रहा हूं, और कार्बन और ऑक्सीजन लेके अगर मैं मीथेन प्रोड्यूस कर दे रहा हूं, तो क्या ये संभव है क्या कभी भी कि मैंने एक सिंपल सी बात बताऊं, तुमने शाम को अपने घर सब्जी पकाने के लिए आलू और गोभी खरीद के ले गए, तो क्या तुम्हें पनीर की सब्जी मिलेगी? क्या बैगन की सब्जी मिलेगी? नहीं ना। जो तुमने सब्जी काट के डाला आखिर में पक के वही मिलने वाला। बस फर्क क्या होगा? उसका स्टेट बदल सकता, मतलब आलू सॉफ्ट हो जाएगा, गोभी सॉफ्ट हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ सकता है। सब्जी पकने के बाद जब गर्म होगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हल्दी वगैरह ऐड करने की वजह से रंग में परिवर्तन हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? केमिकल रिएक्शन में नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो रिएक्टेंट से अलग हो। रिएक्टेंट मिलके ही प्रोडक्ट बनाता। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही बात? हाँ, ये जरूर संभव है कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना दे। ये भी संभव है कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड बना दे। ये संभव नहीं है कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कोई तीसरी प्रोडक्ट बना दे। कतई संभव नहीं है। आई एम अगेन सॉरी, मैं अपने कैप जो है गिरा दिया हूं, कोई ओके। देखो प्यारे बच्चों, जब हम लोग क्लासेस ले रहे हैं तो अभी जो बहुत बड़ी समस्या हम लोग फेस कर रहे हैं वो समस्या ये है कि हमारे बैकग्राउंड में बहुत सारी आवाजें चल रही हैं, बहुत सारा आवाज है जो कि इरिटेट कर सकता है। और मैं बिना डिसऑनेस्टी के अगर मैं तुमसे बोलूं तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अगर मैं भी वीडियोस को देख रहा होता तो जरूर परेशान होता, डिस्टर्ब होता। बट एक चीज मैं बोलूंगा कि मैं जो कॉन्सेप्ट डिलीवर कर रहा हूं उसमें प्योरिटी लाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि बहुत बेहतरीन तरीके से कंटेंट डिलीवर करूं, और मेरे फ्रेंड जो आप लोगों को मैप देख रहे हैं वो भी बहुत अच्छे से मेहनत लगा के कर रहे हैं मेहनत। मैं डेफिनेटली ये बात कहना चाहता हूं कि बस थोड़ा समय और हमें दो आप लोग, थोड़ा समय और पेशेंस के साथ आप हमारी वीडियोस को सपोर्ट करो, हमारे कंटेंट्स को सपोर्ट करो। हम लोग जरूर से व्यवस्था कर लेंगे एक नॉइज कैंसिलेशन माइक की, जिसमें आप लोगों को बाकी साउंड्स न आए और आप लोगों को ऑब्वियस जो डेफिनेट और जेन्युइन सी कंटेंट है सिर्फ आपको वही सुनाई पड़े। वी प्रॉमिस slowly we will grow up and we will deliver a very quality content to you all. So keep loving and don't be मतलब बहुत पेशेंसलेस नहीं होना है, आराम से हम लोगों को ग्रो करते हुए चलना है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया कि भैया नंबर ऑफ रिएक्टेंट बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोडक्ट के। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, केमिकल इक्वेशन की एक टाइप होती है जिसे हम लोग कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या होता है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इस टॉपिक को। बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है एक ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट बराबर हो किसके? नंबर ऑफ प्रोडक्ट के। अब सवाल ये होता है सर ऐसा क्यों जरूरी है? किसके बाप ने बोल दिया कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नंबर बराबर होना चाहिए? बेटो बाप ने नहीं बोला है, बात ऐसी है कि डाल्टन साहब ने एक बात कही थी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर किसी भी रिएक्टेंट का मास ना तो क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता, वो कंजर्व रहता, वो फॉर्म बदल के दूसरे फॉर्म में आ जाता है। जैसे आप लोगों ने फिलॉसफी सुनी होगी, बहुत सारे रिलीजियस फिलॉसफी, कि शरीर मरता है आत्मा अमर है।
ये शकल बदलेगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के फॉर्म में आएगा, लेकिन नंबर नहीं बदलेगा। नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम सेम रहने वाले। समझ आ रही है बात कि नहीं? इसी लॉ को प्रूव करने के लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव करने के लिए नंबर ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ प्रोडक्ट बराबर होने चाहिए। इसीलिए वी नीड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर कोई अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो तो हम उसे क्या कहेंगे? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है कि वो इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूं। अभी अभी मैंने लिखा कि अगर आप मैग्नीशियम लो और इसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म करो तो ये बना देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पे मैग्नीशियम की संख्या कितनी है? 1। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 2। यहां पे देखो, मैग्नीशियम की संख्या कितनी है? 1। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 1। समस्या क्या कि यहां 2 ऑक्सीजन, यहां 1 ऑक्सीजन। अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, हाइड्रोजन गैस लिया हमने, ऑक्सीजन गैस लिया और हमने प्रोड्यूस करा डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, मतलब पानी। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो भैया हाइड्रोजन 2 ठो, हाइड्रोजन 2 ठो, ऑक्सीजन 2 ठो, लेकिन ऑक्सीजन 1 ठो। क्या हम इसे कह सकते हैं कि ये दोनों के दोनों इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो कर रहे हैं? नो, नॉट एट ऑल। सर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों ही इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बैलेंस। तो आओ कुछ बातें समझते हैं, फिर उसके बाद हम बैलेंसिंग के बातों को और आगे लेके चलेंगे। प्यारे बच्चों, जब भी किसी इक्वेशन को बैलेंस करना होता है तो सबसे पहले हम लोगों को कुछ स्टेप फॉलो करने होते हैं। सबसे पहली जो स्टेप है वो ये है कि सबसे पहले बैलेंस, सबसे पहली जो चीज होती है, सबसे पहले जिसको हम बैलेंस करते हैं, बैलेंस पॉली एटॉमिक आयंस। अब सवाल ये आता है कि सर पॉली एटॉमिक आयंस क्या होते हैं? देखो मैं तुम्हें ऐसे समझाता हूं कि पॉली एटॉमिक का मतलब होता है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें कम से कम 4 एटम, कम से कम क्या हो? 4 एटम। जैसे अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, SO4, इसमें देखो ऑक्सीजन 4 है और 1 सल्फर, टोटल कितने मॉलिक्यूल हो गए? 5। तो 4 या 4 से ज्यादा को हम क्या कहेंगे? पॉली एटॉमिक। लेकिन एक छोटा सा मैं ट्रिक दे देता हूं तुम लोगों को। जब भी पॉली एटॉमिक आयन पहचानना हो तो आप समझ लेना, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो जो मॉलिक्यूल ब्रैकेट के अंदर है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं हाइड्रोक्साइड, अगर मैं कहूं SO4, माइनस में भी लगा सकते हो, ठीक है, मैं माइनस में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अगर मैं कहूं नाइट्रेट, अगर मैं कहूं PB, ये सारे के सारे क्या है? पॉली एटॉमिक आयंस। समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं समझ रहे हो? यहां तक में किसी को कोई असुविधा तो नहीं है? अगर कोई भी ब्रैकेट में लगा के ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और ब्रैकेट में लगा हुआ प्रोडक्ट या मॉलिक्यूल दोनों साइड में है, रिएक्टेंट में भी है और प्रोडक्ट में भी है, तो हम उसे कहेंगे पॉली एटॉमिक आयन। मैं एक एग्जांपल के लिए ना एक छोटा सा मैं एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। अगर मैं एक केमिकल रिएक्शन लिखूं, पोटासियम आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट, तो जब हम रिएक्ट कराते हैं, एक्सक्यूज मी, वी आर गेटिंग दिस, वी आर हैविंग दिस, ओके। सो पोटासियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट को जब हम रिएक्ट कराते हैं तो बनता है पोटासियम नाइट्रेट प्लस लेड आयोडाइड। अब एक चीज देखो, NO3 यहां भी है और NO3 यहां भी है, तो हम इसे पॉलीएटॉमिक आयन कहेंगे। और यहां पे नाइट्रोजन को अलग बैलेंस करें, ऑक्सीजन को अलग बैलेंस करें, इससे अच्छा है कि हम NO3 को इकट्ठे बैलेंस करें। समझ आ रही है बात की नहीं? सुविधा, काइंड ऑफ फैसिलिटी, कि हम इसमें कंपाउंड के फॉर्म में इसे ले ले, कंबाइन कंपाउंड के फॉर्म में ले ले और अलग अलग करने की बजाय इकट्ठे सॉल्व करें।
हाँ या ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैंने इसको बैलेंस नहीं किया, आगे बैलेंस करेंगे। दूसरा हम क्या करेंगे कि हमेशा बैलेंस करेंगे दूसरे नंबर पे मेटल को। किसको? मेटल्स को। अच्छा, पहचानेंगे कैसे कि मेटल क्या होते हैं या कौन कौन मेटल होते हैं? बताऊंगा, अभी बताऊंगा। तीसरे नंबर पे हम बैलेंस करेंगे नन मेटल्स को। किसको? नन मेटल्स को। और चौथे नंबर पे हम बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को। किसको? हाइड्रोजन को। एंड लेटर ऑन, और सबसे आखिरी में हम किसको बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन को। सबसे पहले पॉलीएटॉमिक्स अगर हो तो, और नहीं हो तो मेटल्स, अगर हो तो फिर नन मेटल्स, एंड देन हाइड्रोजन्स, एंड देन ऑक्सीजन। समझ आ रही है बात ना? ये ऑर्डर आपको हमेशा फॉलो करनी है। मैं तो कहता हूं आप इन्हें नोट कर लो कि इसी ऑर्डर में हमें हमेशा बैलेंसिंग का काम करना है। अच्छा, मैं बताना चाहता हूं कि आप मेटल कैसे पहचानेंगे, नन मेटल कैसे पहचानेंगे। एक चीज मैं मिटा दूं इसे? चलो मिटा देता हूं, ठीक है। फिर मैं बताता हूं कि मेटल और नन मेटल क्या होते हैं। और मेरे हिसाब से ये आज की क्लास बहुत लंबी ना हो जाए, इसलिए हम लोगों को लगता है कि मेटल और नन मेटल पहचान के क्लास को एंड करना चाहिए। कल हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन को। हाँ चलो ठीक है। अगर आप अपना पीरियोडिक टेबल समझते हैं? पीरियोडिक टेबल एक ऐसा टेबल है जिसके अंदर हमारे 118 एलिमेंट प्रेजेंट है। कितने? 118। उसमें से बहुत सारे मेटल है, नन मेटल है, ट्रांजिशन मेटल्स है, बहुत सारे। अच्छा, अगर मैं पीरियोडिक टेबल के बारे में बताऊं तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में कुछ लाइंस होती हैं जो ऐसे ड्रॉ हुई हैं, और कुछ लाइंस हैं जो ऐसे ड्रॉ हुई हैं। ठीक है? जो लाइंस खड़ी ड्रॉ हुई है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आती है, ऐसी लाइंस को हम लोग कहते हैं ग्रुप। क्या कहते हैं? ग्रुप। और जो लाइन लेटी हुई है इसे हम लोग कहते हैं पीरियड। क्या बोलते हैं? पीरियड। हाँ, और आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूं कि ग्रुप की संख्या 1 से लेके 18 तक है। कितने तक है? 1 से लेके 18 तक। और पीरियड की संख्या है 1 से लेके 7 तक। 1 2 3 4 5 6 7। हाला फरा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इनमें से ना ग्रुप 1 से लेके 18 तक है। बहुत सारे किताब ना कहते हैं कि 17 नंबर तक ग्रुप है। पता है क्यों? क्योंकि 18 नंबर के जितने भी एलिमेंट है ना वो सारे के सारे स्टेबल है, सुस्त है, एकदम निहायती कामचोर, किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। इसीलिए कई किताब क्लेम कर देते हैं कि 17 ही ग्रुप है। 18 होते हैं ऑब्वियसली, और बहुत सारे किताब, मतलब मैक्सिमम किताबें तो 18 ही मानती हैं। याद रखिएगा, इनमें से हमने कुछ ग्रुप बनाए हुए हैं। जो सबसे पहला नंबर का ग्रुप है और जो दूसरे नंबर का ग्रुप है, इससे हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक। क्या कहते हैं? अगर आप किसी बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं ना तो वहां पे अलग अलग बिल्डिंग्स होती है। हाँ, अलग अलग बिल्डिंग्स होती है। बॉयज बिल्डिंग्स है, साइंस ब्लॉक है, केमिस्ट्री ब्लॉक है, फिजिक्स ब्लॉक है, मैथ्स ब्लॉक है, आर्ट्स ह्यूमैनिटी की कोई अलग बिल्डिंग होगी तो ह्यूमैनिटी ब्लॉक है। ब्लॉक की तरह इसको भी बांटा गया। ग्रुप नंबर 1 और 2 को कहा जाता है एस ब्लॉक, और एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं उससे हम लोग कहते हैं मेटल। जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, आप उसके नीचे सोडियम, पोटेशियम, ये जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या है? मेटल, हाईली रिएक्टिव मेटल। याद रखिएगा, इस साइड में होता है हमारा पी ब्लॉक, और पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं हम लोग उसे कहते हैं नॉन मेटल। जैसे कि फास्फोरस, सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एक्सोइड, सारे के सारे क्या है? नॉन मेटल्स। अच्छा, ग्रुप नंबर 3 से लेके 13 नंबर 12 नंबर तक के जो एलिमेंट्स होते हैं हम उन्हें कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। और डी ब्लॉक एलिमेंट में कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिससे हम लोग मेटल कहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिससे हम लोग नन मेटल कहते हैं। मतलब तुम देखो, इधर से जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना तो मेटल 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 मेटल, फिर नन मेटल नन मेटल नन मेटल नन मेटल। इसको ट्रांजिशन मेटल भी कहते हैं। ट्रांजिशन का मतलब होता है मेटल से ट्रांसफर होना नन मेटल।
जैसे इधर आप बढ़ेंगे तो आपको एल्यूमिनियम मिलेगा, आपको आगे और बढ़ेंगे तो फेरस मिलेगा, जिंक मिलेगा, कॉपर मिलेगा, कोबाल्ट मिलेगा। ये सब क्या है? मेटल। लेकिन इधर बहुत सारे नॉन मेटल भी प्रेजेंट, ठीक है। अच्छा, एक चीज आप लोगों को मैं यहीं पे अपनी क्लास को खत्म करूंगा, आगे हम लोग इसके आगे नहीं पढ़ेंगे। कल हम लोग बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के नाम पे एक सेशन रखेंगे और उसमें हम लोग खूब सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज के लिए मैं होमवर्क देता हूं और ये होमवर्क आप लोगों के लिए बहुत जरूरी भी है। आप लोग एक काम करिए, अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर कम से कम एलिमेंट नंबर, एटॉमिक नंबर 1 से लेके 30 तक के जितने भी एलिमेंट हैं उसे याद कर लीजिए। हालांकि एनसीईआरटी कहता है कि 1 से लेके 20 तक याद करिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे मेटल हैं जो 30 तक में भी सवाल पूछ, जैसे कॉपर 29, वो 20 में नहीं आता लेकिन आपके एग्जाम में बहुत दिखता है कॉपर। तो आप क्रोमियम ले लो, फेरस ले लो, ये सब 20 से प्लस में आते हैं लेकिन ये एग्जाम में आते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आप 1 से लेके 30 नंबर तक के जो एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट है उन्हें आप याद कर लें। अगली क्लास में हम लोग उनके साथ मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो, आप खूब मन लगा के पढ़ें, आप लोगों की प्रगति, मेहनत और आप लोगों के स्ट्रगल जो है वो आप लोगों को सक्सेस दिलाए और साथ ही साथ हम लोग भी ग्रो करें, हम लोग भी अच्छा करें, हम लोग भी डे टू डे इंप्रूव कर सकें अपनी क्वालिटीज में, अपने कंटेंट में, अपनी पढ़ाई में, अपने डिलीवरी में। ऐसी उम्मीद करते हुए, ऐसा प्रेयर करते हुए, ऐसा भगवान को रिक्वेस्ट करते हुए हम आज की सेशन को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए खुश रहिए।